नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। आशा करता हूं कि आप सभी लोग सुखी और समृद्ध हैं। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं इंडियन फॉरेन पॉलिसी ऑटोनॉमी के बारे में, इंडिया की स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। आप यहाँ पे खबर देख सकते हो, यूक्रेन वॉर। हम जानते हैं कि रशिया और यूक्रेन में एक युद्ध छिड़ चुका है, अभी भी युद्ध चल रहा है। अब इस युद्ध के चलते कैसे इंडिया की स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस लिमिट हो रही है, इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। यहाँ पे हम लोग कंपैरिजन करेंगे इंडिया का और आसियान का विद रिस्पेक्ट टू देयर रेस्पॉन्स ओवर द रशिया एंड यूक्रेन वॉर। एक तरफ है रशिया, जिनके साथ इंडिया की मित्रता है 1971 से ही। वी साइंड अ ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप एंड सिक्योरिटी 1971 विद रशिया। तब से ही इंडिया और रशिया के संबंध काफ़ी गहरे हैं। मैं रशिया ही टर्म यूज़ कर रहा हूँ, उस समय पे इट वॉज यूएसएसआर, बट स्टिल इट्स फाइन। दूसरी तरफ है यूक्रेन। अब यहाँ पे मैं कहूँगा यूक्रेन के बदले सिंपली यूज द टर्म वेस्टर्न ब्लॉक। यूनाइटेड स्टेट्स लेड नेटो है, यूएस कह सकते हैं हम लोग। यहाँ पे पिछले 10 सालों में इंडिया ने एक स्वे जरूर किया हुआ है टुवर्ड्स यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इन दोनों के बीच इंडिया फंसा हुआ है और इंडिया की स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस कहीं ना कहीं लिमिट हो रही है। इस चीज़ को हम लोग समझेंगे थ्रू हिस्टोरिकल एग्जाम्पल्स। कैसे इंडिया ने रशिया का समर्थन दिया है पहले भी, अभी भी वो समर्थन दे ही रहा है, लेकिन उसके रिपरकशंस क्या हो सकते हैं इन फ्यूचर, ये होगा हमारी चर्चा का विषय। टू गेट टू नो ऑल दिस इन्फॉर्मेशन, स्टे विथ मी ऑन स्टडी आईक्यू। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, देन डू विजिट आवर वेबसाइट www.studyiq.com। आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से, जहां पे आपको सारी जानकारी मिलेगी अबाउट अस। एंड डू नॉट फॉरगेट टू यूज द कोड राहुल33। जब भी आप चेकआउट करें ऑन स्टडी आईक्यू, आपको 33% डिस्काउंट मिलेगा ऑन एनी कोर्स अक्रॉस स्टडी आईक्यू प्लेटफॉर्म। ऑल्दो द डबल वैलिडिटी ऑफर इज ओवर, बट आप अभी भी ये कोड इस्तेमाल कर सकते हैं टू गेट दिस पर्टिकुलर डिस्काउंट। चलिए चर्चा शुरू करते हैं। हम जानते हैं कि रशिया ने एक सरप्राइज इन्वेजन किया फरवरी 24, 2022 को। द वर्ल्ड वाज शॉक्ड। रशिया ने कहा इनिशियली मिलिट्री एक्शन होगी, लेकिन एक हफ्ते बाद वो फुल ब्लोन इन्वेजन में तब्दील हो गया। अभी यूक्रेन भी रिटेलिएट कर रहा है, तो कॉन्फ्लिक्ट जोन बना हुआ है यूक्रेन कंप्लीटली। अब जैसे जैसे चीज़ें अनफोल्ड हो रही है, वैसे साइड्स आर बीइंग टेकन। वेस्टर्न ब्लॉक तो एक तरफ है, एक तरफ यूनाइटेड स्टेट्स, यूके, यूरोपियन यूनियन एक तरफ है ही, दूसरी तरफ रशिया एक पार्टी है। रशिया को शुरुआती दौर में समर्थन तो नहीं मिला, लेकिन कई लोगों ने आलोचना नहीं की। जैसे कि फॉर एग्जांपल आसियान हो गया, मैं यहाँ पे चाइना का भी नाम ले सकता हूँ। चाइना ने भी बहुत ही क्रिटिकल स्टेटमेंट नहीं दिया। इंडिया भी इसी फील्ड में हम लोग ऐड कर सकते हैं। इंडिया भी क्रिटिकल नहीं था विद रिस्पेक्ट टू चाइना। देखिए, आसियान ने बहुत ही कम किया। इनफैक्ट आसियान के कुछ मेंबर्स जैसे कि म्यांमार ने तो डिफेंड किया मॉस्को की इन्वेजन को। केवल 3 कंट्रीज हैं आसियान से, इंडोनेशिया, सिंगापुर और ब्रुनेई दरुसलाम, जिन्होंने ओपनली क्रिटिसाइज किया टुवर्ड्स रशिया। अब आसियान का स्टेटमेंट क्या आया था? वी कॉल ऑन ऑल रेलेवेंट पार्टीज टू एक्सरसाइज मैक्सिमम रिस्ट्रेंट एंड मेक अटमोस्ट एफर्ट्स टू परस्यू डायलॉग्स थ्रू ऑल चैनल्स। इंडिया का भी कुछ इसी तरह का स्टेटमेंट रिलीज हुआ था। अब हम लोग ये बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एक तरफ है आसियान, दूसरी तरफ है इंडिया, दोनों ही सेम बोट में है। और कहीं ना कहीं मैं कहूँगा चाइना को भी बहुत ही प्रिकैरियस पोजीशन में डाल रखा है रशिया ने, क्योंकि शुरुआती दौर में किसी ने ओपनली क्रिटिसाइज नहीं की। अब क्यों? क्योंकि रशिया और आसियान के रिलेशन भी काफ़ी सिमिलर है, जैसे कि रशिया और इंडिया के रिलेशन है। मॉस्को सबसे बड़ा सप्लायर है आर्म्स एंड एमिनिशंस का टू साउथ ईस्ट एशिया। 2000 से 2019 तक अभी तक $10 बिलियन से भी ज़्यादा के वेपन्स वो भेज चुका है इन साउथ ईस्ट एशिया। अब इसीलिए आसियान एक बैलेंसिंग एक्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए, आसियान अभी इज एट द सेंटर ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स एंड चाइना राइवलरी। अब अगर इन्हें बैलेंस करना है, इन्हें बफर इस्तेमाल करना है, तो रशिया को वो इस्तेमाल करेंगे ज़रूर। तो ये बैलेंसिंग एक्ट कर रहे हैं। मैंने आपको बताया कि इवन चाइना हैज़ बीन पुट इन प्रिकारियस पोजीशन, और इंडिया की भी पोजीशन कुछ ऐसी ही है। ये हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इंडिया ने पिछले 2 हफ्तों में 2 बार यूनाइटेड नेशंस के वोट से अब्सटेन किया है, जहां पे क्रिटिसिज्म हो रही थी रशिया की। फरवरी 25 को भी इंडिया ने अब्सटेन किया, मार्च 2 को भी जो रेजोल्यूशन है वहां पे भी इंडिया ने अब्सटेन किया, वोट नहीं किया रशिया के खिलाफ। 100 से भी ज़्यादा देशों ने वोट किया रशिया के खिलाफ, इंडिया अब्सटेन। अब अगर हम लोग इंडिया की बात करें, इंडिया क्यों अब्सटेन कर रहा है? क्योंकि हम जानते हैं इंडिया इज ट्राइंग टू रिमेन न्यूट्रल। वो साइड नहीं लेना चाहता है, ना वेस्ट की साइड लेना चाहता है, ना रशिया की साइड लेना चाहता है। एक बैलेंसिंग एक्ट जरूर चल रहा है। इंडिया ने डायरेक्टली समर्थन तो नहीं किया रशिया का, डायरेक्टली क्रिटिसाइज भी नहीं किया, और इसके चलते रशिया ने बहुत बार अप्रिशिएट किया है इंडिया की इंडिपेंडेंट पोजीशन ऑन दिस पर्टिकुलर क्राइसिस।
अब हम जानते हैं क्यों, क्योंकि रशिया इंडिया का एक बहुत गहरा मित्र रहा है 1971 से ही। हमारी जो रिलेशनशिप है प्रोडोमिनेंटली डिफेंस ओरिएंटेड है, क्योंकि 60 to 70% हमारे जो वेपन्स आते हैं वो रशिया से ही आते हैं। इसके अलावा वी डू हैव ट्रेड, वी डू हैव स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट, दोनों ब्रिक्स के पार्ट हैं, बहुत सारी जगह पे दोनों का कोलैबोरेशन है। लेकिन मैं कहूँगा सबसे बड़ा डिपेंडेंस है डिफेंस प्रोक्योरमेंट के ऊपर। केवल डिफेंस प्रोक्योरमेंट के चलते इंडिया ने इंडिपेंडेंट पोजीशन नहीं यहाँ पे सेट की है, क्योंकि इंडिया का काफ़ी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी है विथ रिस्पेक्ट टू रशिया। अब इसको समझते हैं कैसे इंडिया ने पहले से ही रशिया का समर्थन किया है, अब भी कर रहा है, और अब जो कर रहा है उसकी वजह से कैसे ट्रिकी पोजीशन में पहुंच सकता है। क्योंकि अगर हम लोग इंडिया की बात करें, देखिए इंडिया ने कंटिन्यूसली सपोर्ट किया है रशिया को पहले भी, रशिया या फिर मैं कहूँगा यूएसएसआर। यूएसएसआर ने हंगेरियन रेवोल्यूशन को सप्रेस किया था 1956 में, राइट। बहुत ही रिप्रेसिव मेजर्स इस्तेमाल किए थे उस समय भी। जवाहरलाल नेहरू ने क्रिटिसाइज नहीं किया था, ही डिड नॉट कॉल आउट रशिया। उस समय भी इंडिया ने अब्सटेन किया था, डिड नॉट वोट अगेंस्ट रशिया। यूएसएसआर ने फिर से चेकोस्लोवाकिया में जो प्राग स्प्रिंग आया था इन 1968, उसको भी रिप्रेस किया था यूएसएसआर ने, तब भी इंडिया ने कुछ नहीं किया, तब भी इंडिया ने आलोचना नहीं की। इसके अलावा हम जानते हैं कि 1971 में तो इंडिया ने ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन साइन की, जिसके तहत मैं कहूँगा इंडिया यूएसएसआर की सिक्योरिटी अम्ब्रेला में आ गया। एक बहुत बड़ा इन्वेजन किया था यूएसएसआर ने 1979 में अफगानिस्तान, ये हम सब जानते हैं। रशिया इन्वॉल्व इटसेल्फ इन अफगानिस्तान, इनफैक्ट अफगानिस्तान इज कॉल्ड ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स। दिस प्रूव्ड आउट टू बी अ ग्रेवयार्ड ऑफ रशियन एम्पायर इटसेल्फ। क्यों? 1991 में यूएसएसआर गॉट डिसइंटीग्रेट। लेकिन जब इन्वेजन हुआ था तब भी इंडिया ने यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में अब्सटेन किया था वोटिंग अगेंस्ट यूएसएसआर। इंडिया ने कहा था दैट द सोवियत ट्रूप्स हैव एंटर्ड काबुल एट द रिक्वेस्ट ऑफ अफगानिस्तान कम्युनिस्ट हाफिजुल्लाह अमीन गवर्नमेंट। तो इंडिया ने क्लियरली समर्थन किया था रशिया। इसके बाद भी 1991 के बाद भी इंडिया ने काफ़ी बार स्वे किया है टुवर्ड्स रशिया। 2008 जॉर्जियन क्राइसिस में भी इंडिया ने अब्सटेन किया था। रिसेंटली 2014 में जब रशिया ने अग्रेशन दिखाई थी ओवर यूक्रेन, जहाँ पे क्रीमिया के ऊपर एनेक्सेशन हुई थी, तब भी इंडिया ने अब्सटेन किया था एट द यूनाइटेड नेशंस। और अब भी 2022 में भी इंडिया ने अब्सटेन किया है। लेकिन सवाल ये उठता है इस बार ये इतना रिस्की क्यों है? वाई इज इट रिस्की दिस टाइम अराउंड? क्यों? क्योंकि पहले उतना ज़्यादा स्टेक्स नहीं थे। अभी मैं कहूँगा सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम ये हो सकता है कि इंडिया का जो स्टांस है रशिया के ऊपर वो रैदर इनकन्सिस्टेंट। क्यों? क्योंकि हमें पता चल रहा है जब मिलिट्री एक्शन शुरू हुई तब तो इंडिया ने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, लेकिन अभी रशिया इज़ द अग्रेसर पार्टी। यस, रशिया इज़ इन्वेडिंग यूक्रेन फॉर्मली, ये तो अब पता चल ही रहा है। लेकिन इंडिया अगर क्रिटिसाइज नहीं करेगा तो इट वुड रैदर बी इनकन्सिस्टेंट विद इट्स ओन स्टैंड। क्यों? क्योंकि आज इंडिया रशिया की क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा है। कल अगर चाइना थ्रेट दिखाएगा, चाइना अटैक करेगा इंडिया के ऊपर, तो इंडिया क्रिटिसाइज करेगा चाइना को, ऑफ कोर्स, राइट। जो चाइना की अग्रेसिवनेस होती है टुवर्ड्स हिमालयन बॉर्डर, वहाँ पे इंडिया क्रिटिसाइज करता है चाइना को। लेकिन रशिया अगर यूक्रेन के ऊपर अग्रेशन दिखा रहा है तो इंडिया इज नॉट क्रिटिसाइजिंग। सो इट इज़ इनकन्सिस्टेंट, इट इज़ रैदर हिपोक्रेटिक पोजिशन ऑफ इंडिया। अब इसकी वजह से इंडिया और वेस्टर्न ब्लॉक के बीच दूरी बढ़ रही है धीरे धीरे। इसके अलावा इंडिया का जो स्टांस है अभी फिलहाल कि रशिया के ऊपर इंडिया बेट कर रहा है, स्ट्रेटेजिकली बेट कर रहा है अभी भी, क्योंकि जिस तरह से अभी लड़ाई चल रही है, सबको लगा था कि इन्वेजन बहुत ही जल्दी खत्म होगा, लेकिन नहीं हो रहा है। ऑलमोस्ट 2 हफ्ते होने को आ गए हैं। 2 हफ्ते तक यूक्रेन हैज़ स्टूड इट्स ग्राउंड। अभी तो यूक्रेन रिटेलिएट भी कर रहा है। तो इन सब के चलते इज इट गुड इनफ और इज इट अ गुड डिसीजन टू स्ट्रेटेजिकली बेट ऑन रशिया? ये ज़रूर बनता है। क्यों? क्योंकि इंडिया का जो स्टांस है विद रिस्पेक्ट टू रशियन अग्रेशन, ये कन्फ्यूजन भी दिखाता है हमारी खुद की सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी के चलते। ये क्यों हो रहा है? चलिए हम समझते हैं। एक तरफ पिछले कुछ सालों में, मैं कहूँगा पिछले 4 से 5 सालों में, इंडिया ने एक रुख अपना ज़रूर दिखाया टुवर्ड्स क्वाड। क्वाड में यूनाइटेड स्टेट्स भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, जापान भी है। तो इंडिया क्वाड के साथ कंटिन्यूसली एंगेज कर रहा है और क्वाड का एक सिक्योरिटी एस्पेक्ट भी है, बिल्कुल। अब दूसरी तरफ इंडिया ने एससीओ की तरफ भी रुख किया हुआ है। एससीओ में रशिया भी है, चाइना भी है, और हम लोग अभी भी रशिया के ऊपर स्ट्रेटेजिकली बेट कर रहे हैं। तो इंडिया इज इन अ कन्फ्यूज्ड स्टेट। इंडिया की जो खुद की सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी लगती है वो कन्फ्यूज्ड है कि क्या क्वाड की तरफ जाए या फिर एससीओ की तरफ जाए, एससीओ या फिर मैं कहूँगा क्या रशिया की तरफ जाए। इन शॉर्ट
इट लुक्स कंफ्यूज सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी। अब यहाँ पे एक काउंटर आर्ग्यूमेंट आप दे सकते हो कि सर नहीं, हियर ऑल्सो इंडिया इज ट्राइंग टू बैलेंस, बट अगेन इस बैलेंसिंग एक्ट का रिपरकशन क्या होगा? इंडिया अगर बैलेंस कर पाएगा क्वाड और एससीओ को या फिर क्वाड और रशिया को, तो ये काफ़ी अच्छी बात है, लेकिन इसके रिपरकशंस क्या होंगे? इंडिया का जो रिस्पॉन्स रहा है टू यूक्रेन क्राइसिस, इसकी वजह से इंडिया की जो खुद की स्ट्रेटेजिक वैल्यू है टुवर्ड्स वेस्टर्न ब्लॉक, वो रिड्यूस होगी धीरे धीरे। इंडिया एक डिसलॉयल या फिर नॉन कमिटल कंट्री लगेगा, नॉन कमिटल पावर लगेगा टू द वेस्टर्न ब्लॉक। ऑल्दो इससे मैं नहीं कहूँगा कि वेस्टर्न ब्लॉक या फिर पर्टिकुलरली वॉशिंगटन या फिर यूएसए में कह सकता हूँ दे आर नॉट गोइंग टू मेक एनिमी आउट ऑफ इंडिया, क्योंकि हम लोगों ने चर्चा शुरू की थी बाय टॉकिंग अबाउट आसियान। आसियान और इंडिया में अंतर है। देखिए, आसियान ब्लॉक है, बिल्कुल 10 देशों का ब्लॉक है, लेकिन उनकी बार्गेनिंग पावर या फिर लेवरेज पावर कम है इन कंपैरिजन टू इंडिया। इंडिया एक बहुत बड़ा देश है, ऑलमोस्ट 1.4 बिलियन पीपल, वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट्स इन द वर्ल्ड, फास्टेस्ट एमर्जिंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। तो इंडिया को इकोनॉमिकली कोई साइडलाइन नहीं कर सकता, क्योंकि इंडिया इज एमर्जिंग। बट आगे चल के धीरे धीरे इंडिया, ये जो बैलेंसिंग एक्ट चल रहा है बिटवीन रशिया एंड बिटवीन द वेस्टर्न ब्लॉक, इसकी वजह से कहीं ना कहीं इंडिया का रोल इन दी क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर ये डिमिनिश ज़रूर हो सकता है। तो आज नहीं, आज इंडिया बैलेंसिंग एक्ट कर रहा है, लेकिन आगे चल के कभी ना कभी ऐसा समय आएगा जहाँ पे इंडिया को चूज करना पड़ेगा बिटवीन द वेस्टर्न ब्लॉक एंड द रशियन ब्लॉक, और आई वुड से बिटवीन यूएसए एंड रशिया, इन दोनों के बीच चूज करने का समय ज़रूर आएगा। सो इंडिया हैज़ टू बी रेडी फॉर इट। दिस इज वन ऑफ द पॉसिबल रिपरकशंस। इंडिया को तैयार भी रहना चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू द फ्यूचर क्वाड नेगोशिएशंस। अगर इस चीज़ के ऊपर कोई अपडेट आएगी, खबर आएगी, तो हम लोग ज़रूर डिस्कस करेंगे ऑन स्टडी IQ। दैट इज इट राइट नाउ इन दिस डिस्कशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। जय हिंद।